बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह की मानसिक बीमारी होती है। जैसा कि नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, बाइपोलर मतलब कि दो ध्रुव। हिंदी में इसे दो ध्रुवीय विकार भी कहते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के? जैसे डिप्रेशन में हमने जाना कि उदास रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, बिल्कुल ही मोटिवेशन कम हो जाना, ठीक से नींद नहीं आना या खाने-पीने की इच्छा नहीं होना या बाकी अन्य चीज़ों में भी बिल्कुल मन नहीं लगना। कभी-कभी इसमें सुइसाइडल थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स भी आने लग जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर डिप्रेशन के विपरीत हमारा मन अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहे, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें मन में ख़्याल आने लग जाएँ या ज़रूरत से ज़्यादा मन उत्साहित रहे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना या बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना या बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे खाना माँगना, तो फिर क्या हो सकता है ये? तो ये भी एक समस्या है, इसे हम मेनिया कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में मेनिया और डिप्रेशन दोनों तरह की बीमारी साथ हो, तो इसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। अब क्या दोनों समस्या एक साथ साथ होती है या अलग-अलग समय में ये समस्या आती है? तो ये एक एपिसोड में होता है। यानी कि यूँ मान लीजिए कि अगर किसी को मेनिया नाम की बीमारी के साथ शुरू हुई, समस्या के साथ शुरू हुई, तो उसमें तेज़ी के लक्षण आएँगे। तेज़ी में मैंने जैसा बताया कि बड़ी-बड़ी बातें करना, अपने किसी का सम्मान में थोड़ी-सी कमी आ सकती है कि सम्मान नहीं करेगा लोगों का और गुस्सा करना, कभी-कभी लोग गाली-गलौज भी करने लग जाते हैं, मारपीट भी करने लग जाते हैं और नींद नहीं आना, कभी-कभी लोग इसमें नशे का भी सेवन करने लग जाते हैं। तो अगर एक सेट सिम्पटम आते हैं और उसके बाद में कई महीनों तक ये रह जाता है, तो ट्रीटमेंट किया जाए तो या नहीं किया जाए तो ये कुछ महीनों में फिर ठीक भी हो जाता है, पर ये बीमारी दोबारा कुछ महीनों के बाद आती है। किसी को कुछ महीने के बाद और किसी को कुछ सालों के बाद। हो सकता है ये 2 साल बाद भी हो सकता है ये 5 साल बाद भी हो सकता है 10 साल बाद भी हो। तो कभी डिप्रेशन, कभी मेनिया, कभी डिप्रेशन, कभी मेनिया और कभी एक बार डिप्रेशन होता है और कई बार मेनिया का फ़ेज़ आता है और कभी एक बार मेनिया होता है और कई बार डिप्रेशन का फ़ेज़ आता है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों को हम बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से ही जानते हैं। तो ये अलग-अलग फ़ेज़ में आता है, पर ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है और इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट होना चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर में कई तरह की परेशानी होती है, जैसे एक बाइपोलर 2 कहते हैं। बाइपोलर 2 का मतलब है जिसमें कि हाइपोमेनिया, डिप्रेशन के साथ हाइपोमेनिया। अब हाइपोमेनिया क्या है? ये मेनिया का ही छोटा रूप है। उतनी समस्या नहीं होती है जितनी ज़्यादा मेनिया में होता है। मतलब कि ज़्यादा बोलना, इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम रहता है और उत्साहित रहना, ज़्यादा एनर्जी का महसूस होना, ये सारे के सारे लक्षण हाइपोमेनिया में हो सकते हैं, पर गंभीरता उतनी ज़्यादा नहीं होगी। इन दोनों कैटेगरी को भी बाइपोलर कहते हैं, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2। तो कितना दिन ज़रूरी होता है इसके डायग्नोसिस के लिए? तो अगर डायग्नोसिस करना हो इसे तो कभी ऐसे तो 1 सप्ताह का समय लिया जाता है कि अगर 1 सप्ताह तक किसी को लगातार इस तरह की परेशानी रहे, तो इसे हम मेनिया या डिप्रेशन के फ़ेज़ को कह सकते हैं। लेकिन कभी-कभी गंभीरता इतनी ज़्यादा होती है कि अगर 4 दिन भी इस तरह के मामले गंभीर रहते हैं, तो भी हमें डायग्नोज़ करना पड़ता है कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। अब हमने सिम्पटम समझ लिया कि आखिर बाइपोलर डिसऑर्डर के क्या सिम्पटम हैं, तो अब ये क्यों होता है और कितने लोगों में होता है? आमतौर पर पूरी दुनिया में लगभग-लगभग 2 से 3% लोग इस बीमारी के शिकार हैं। तो आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी जनसंख्या है और ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होती है। इसका कोई ठोस कारण अभी तक पता नहीं है। बाकी अन्य मानसिक बीमारियों की तरह इसमें भी वही वंशानुगत यानी हेरिडिटरी, अगर पिता को है तो बेटे को हो सकता है, अगर माँ को है तो बेटे को हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, संभावना किसी को 15% के आसपास, किसी को 10% के आसपास रहता है। अगर माता-पिता दोनों में हो तो ये संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरा कारण है तनाव। तनाव कई रूप से आ सकता है, जैसा कि हम जानते हैं कोई फेल हो गया, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई या कोई किसी का बिज़नेस लॉस हो गया, तो ये तनाव के कारण हो सकते हैं। एक और बड़ा कारण इसके साथ है तनाव, जिसे सब्सटेंस अब्यूज़ कहते हैं। मतलब अगर कोई नशा कर रहा है ज़्यादा, ख़ास करके गांजा, भांग का या शराब का, तो उसमें भी बाइपोलर डिसऑर्डर के होने की संभावना रहती है या दूसरा एपिसोड आने की संभावना रहती है। और ऐसे भी बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ भी नशा का एक अच्छा खासा सहयोग रहता है, मीन्स कि ज़्यादा संख्या में लोग नशा करते हैं जिन्हें ये बीमारी होती है। अ,
अगर मान लिया कि अगर किसी को बीमारी इस तरह की हो जाए तो अब क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए? तो गाँव में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये बीमारी या इस तरह की बीमारी कोई बदमाशी है या कोई जादू टोना है या कुछ और लोग कहते हैं। लेकिन ये एक मेडिकल मॉडल है। मीन्स कि मेडिकल मॉडल कहता है कि ये एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज करना चाहिए और इसका काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद है। किस तरह का ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जैसे एक तो जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में जैसे मेडिसिन मेडिसिन में किस तरह की दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं? दवाइयों का नाम बताने के पहले मैं ये बता दूँ, ये डिस्क्लेमर है कि खुद से कभी भी दवाई का प्रयोग ना करें और ना ही किसी अपने घरवालों को बिना डॉक्टर के सलाह के आप ये दवा दें। तो इसमें जो मुख्य दवाई है उसे कहते हैं मूड स्टेबलाइज़र। जैसा नाम में छुपा हुआ है, जैसे हम लोग अपने घर में एसी में, टीवी में स्टेबलाइज़र लगाते हैं, ना वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ने देता है, ना कम होने देता है। सो वैसा ही मेडिसिन इसमें भी यूज़ किया जाता है, जिसे मूड स्टेबलाइज़र कहते हैं, जो ना ही डिप्रेशन को आने देता है और ना ही ऊपर मेनिया को जाने देता है। वो बिल्कुल मूड को स्थिर रखता है। मूड स्टेबलाइज़र में जैसे जो सबसे प्रॉमिसिंग मेडिसिन्स हैं, उनमें लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम वैल्प्रोएट है, ऑक्सकार्बेनज़ेपिन है, कार्बामाज़ेपिन है और भी कई तरह की दवाइयाँ हैं, लेवोटाइज़िन है जो यूज़ की जाती है। और साथ में एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ जैसे ओलेंजापिन, रेस्पिरिडोन, हैलोपेरिडोल और ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं जिसे यूज़ की जाती हैं। और साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ दिनों के लिए नींद की दवाई भी यूज़ किया जाता है। तो ये एक मेडिकल पार्ट है जिसमें कि हम लोग मेडिसिन से हेल्प करते हैं पेशेंट को। लेकिन उसके अलावा भी कुछ बिहेवियर थेरेपी भी होता है जिसके ज़रिए भी कई बार हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, ख़ास करके डिप्रेशन वाले फ़ेज़ में। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और हमें पेशेंट को मेडिसिन देना पड़ता है और लेना भी चाहिए। कुछ ऐसे रेयर मामले हैं जिसमें कि ईसीटी भी देना पड़ सकता है। ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे लोग इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही कारगर है और उतना खराब नहीं है जितना कि समाज में या लोग इसे जानते हैं कि नहीं इलेक्ट्रिक शॉक मतलब कि बहुत ही खराब सी चीज़। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वैसा ही है जैसा कि बिल्कुल आप किसी का ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट को बेहोश करते हैं थोड़ी देर के लिए, ऑपरेट करते हैं और फिर ठीक हो जाता है। और ये मेडिसिन से कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें हिचकना नहीं चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। बिहेवियर थेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी इसमें काफ़ी हद तक कारगर है, लेकिन मेनिया वाले फ़ेज़ में उतना ज़्यादा कारगर नहीं होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है कोई पेशेंट या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो वैसे कंडीशंस में मेडिसिन ही देना पड़ता है क्योंकि वो थेरेपी के लिए बैठेगा नहीं। अगर वो बैठ ही नहीं पा रहा है तो थेरेपी हो ही नहीं पाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि बाइपोलर नाम की बीमारी को ठीक किया जा सकता है या कंट्रोल में रखा जा सकता है। लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर कितने दिनों तक ये दवाई चलानी चाहिए? तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि पेशेंट को कितनी बार बाइपोलर का एपिसोड हो चुका है और फैमिली में किसी को बाइपोलर नाम की समस्या है या नहीं है, या उसके साथ कोई नशा जैसी समस्या है या नहीं है, या कोई और शारीरिक बीमारी तो नहीं है। तो कई सारी चीज़ों के सामंजस्य के आधार पर तय किया जाता है। अगर किसी को फैमिली में नहीं है ये बीमारी और पहली बार अगर किसी को बीमारी होती है, तो आमतौर पर 9 महीने से लेकर 1 साल तक इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर दूसरा एपिसोड आ जाता है, तो 2 साल से लेकर 3 साल तक में इसका इलाज किया जाता है और अगर 3 एपिसोड से ज़्यादा हो जाए, तो फिर या तो 5-10 साल या लाइफ़ लॉन्ग भी किया जा सकता है। पर ये ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि दवाइयों की आदत पड़ जाती है, पर ये आदत नहीं है, ये ज़रूरत है। जितना ज़रूरत आपको डायबिटीज़ में डायबिटीज़ की दवाई की पड़ती है, उतना ही ज़रूरत और उतना ही इम्पॉर्टेंट इसमें इस तरह की भी दवाइयों का एंटीसाइकोटिक और मूड स्टेबलाइज़र दवाइयों की भी ज़रूरत है। क्योंकि आप मेडिसिन बंद करेंगे, बीमारी दोबारा वापस आएगी और जब दोबारा वापस आएगी, वो बहुत परेशान करती है। इसलिए प्रोफ़ाइलैक्टिक मेडिसिन पे रहें और लगातार मेडिसिन खाते रहें। पेशेंट के घरवाले भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि दवा पे नज़र रखें, कोई नशा ना करे, पेशेंट इस बात पे नज़र रखें। अगर करता हो तो इस बात को डॉक्टर को बताएँ और नशा का भी इलाज साथ में कराएँ। तो अगर इस तरह की चीज़ें करते करते हैं तो बहुत संभावना है कि दोबारा एपिसोड नहीं होगा या होगा भी तो समय रहते उसे आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है और समय रहते ही उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि
अगर आपके आपके आसपास के किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या है तो आप मेडिकल अटेंशन में लाएंगे, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलेंगे और उसका इलाज करवाएंगे। धन्यवाद।